हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे और हम बोले थे, आप लोगों को बताए थे कि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में और कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑस्मोसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। जो कि प्रॉब्लम क्या था, देखिए आया था हम लोगों का इक्वेशन था पाई इक्वल टू CRT। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए आज देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। नाम से ही क्लियर है, अगर जो जान रहा है ऑस्मोसिस के बारे में तो रिवर्स ऑस्मोसिस को तो आसानी से बता सकता है, क्योंकि नाम में क्या है, रिवर्स का मतलब क्या है, उल्टा। अगर जो ऑस्मोसिस के बारे में जान रहा है, जो स्टूडेंट ऑस्मोसिस के बारे में जान रहा है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस को तो आसानी से एक्सप्लेन कर लेगा। आप सोच सकते हैं, अपने से थिंक कर सकते हैं क्या होना चाहिए रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आप रियलाइज करेंगे कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था। ऑस्मोसिस में अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से सेपरेट किया गया है तो सॉल्वेंट कहाँ मूव करता था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। अगर मान लीजिए कि टू सॉल्यूशन है जिनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है, अगर उनको सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेट किया गया है तो उस सिचुएशन में सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करता था, तो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दोनों सिचुएशन के बारे में तो जान रहे हैं कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेट किया गया तो सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अगर टू सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन डिफरेंट है और उसको SPM की हेल्प से सेपरेट किया गया है तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, उसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होता है। इसलिए हम लोग ऑस्मोसिस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये तो अपने आप नहीं होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि इसमें अपने आप मूवमेंट नहीं होगा। मान लीजिए एक हम इसको एक हमारा एक सेमी, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ये फ्रेश वाटर है, ये क्या है, सॉल्ट इन वाटर है, सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, और इसको SPM की हेल्प से, SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेट किया गया है। तो देखिए सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो क्या होगा, देखिए सॉल्वेंट जब इधर मूव करेगा तो इधर ये हाइट ऊपर जाएगा। फिर एक सिचुएशन आता है जिसके बाद ये प्रोसेस क्या होता है, रुक जाता है, जब इधर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ न हो, बल्कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ हो सॉल्वेंट का मूवमेंट। तो ये तो अपने आप नहीं होगा, अपने आप क्या होगा, अपने आप तो होगा मूवमेंट सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ। हम चाह रहे हैं उल्टा कि सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर हो, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, प्योर सॉल्वेंट की तरफ, ऐसा चाह रहे हैं हम। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ एक प्रेशर अप्लाई करना होगा, पिस्टन लगा देंगे, उसको पुश करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगेगा। तो लिक्विड के ऊपर जैसे ही प्रेशर लगेगा तो एक सिचुएशन ऐसा होगा कि अगर हमारा जो अप्लाइड प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जो हम लोग प्रेशर इस पर अप्लाइड करेंगे पिस्टन के हेल्प से, अगर ये प्रेशर जो जनरेट होगा वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या होता है, रुक जाता है। उसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पिछला क्लास में तो हम लोग इसी को डिस्कस किए थे। आप देखेंगे पीछे जो वीडियो लेक्चर है पीछे वाला, तो उसमें क्या हुआ है, जब हम लोग इतना प्रेशर अप्लाई कर दें कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वही जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो प्रेशर कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो जाए, जो हमारा अप्लाइड प्रेशर है, ये जो प्रेशर हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं किसके हेल्प से, पिस्टन के हेल्प से, ये क्या हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए पाई क्या है, ये पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर।
और ये क्या है, ये अप्लाइड प्रेशर है। हम लोग प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं, ये अप्लाइड प्रेशर है। ये अप्लाइड प्रेशर किससे ग्रेटर हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट, जो हम लोग प्रेशर अप्लाइड कर रहे थे पिस्टन के हेल्प से, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा था, सॉल्वेंट का मूवमेंट तो रुक जा रहा था। लेकिन अगर कुछ और प्रेशर बढ़ा देंगे तब उल्टा हो जाएगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट उल्टा हो जाएगा। कहाँ से, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर हो जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन यहाँ उल्टा हो जा रहा है। अगर हम जो प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर हो जाए तो उस सिचुएशन में सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर होगा, फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, तो आप क्या बताएंगे, उसको क्या जवाब देंगे? आसानी से दे सकते हैं। जब अगर आपको जानकारी ऑस्मोसिस के बारे में, तो आसानी से कह सकते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो सकता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखिए जब आप देख रहे थे ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस क्या था, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होता है, फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। किस सिचुएशन में, व्हेन अप्लाइड प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, या कह सकते हैं एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर किसके ग्रेटर हो जाए, किससे ग्रेटर हो जाए, अप्लाइड, जो एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर हो जाएगा, सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं क्या हो है रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए इसको नोट डाउन करिए। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इट इज एन स्पॉन्टेनियस, इट इज ए स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं हो रहा है, इसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है। हम लोग जो प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक है। तो ये तो हम लोग प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से। यहाँ पिस्टन लगा है, क्या लगा है, पिस्टन, जिसको पुश किया जा रहा है। और पुश करने के बाद इतना प्रेशर हो जाए जो ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो जाए। तो इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन, या ऐसा कह सकते हैं इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, from solution to solvent when applied external pressure is greater than osmotic pressure. It is a non-spontaneous process when solvent या molecule of solvent, when molecule of solvent, when molecules of solvent flow from solution to solvent, solution to solvent. It is a non-spontaneous process when in which लिख सकते हैं, it is a non-spontaneous process in which molecule of solvent flow from solution to solvent when applied external pressure is greater than osmotic pressure,
इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्या है, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए दोनों तरफ सॉल्यूशन ही रहता और जो हमारा प्रेशर जो अप्लाइड कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होगा, उल्टा हो जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ तो हम क्या लिए हैं, एक तरफ सॉल्वेंट लिए हैं, एक तरफ सॉल्यूशन लिए हैं। अगर अपने आप होता ऑस्मोसिस होता, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होता, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ हमको क्या कर दिए, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिए। किस सिचुएशन, जो हमारा अप्लाइड प्रेशर है वो किससे अधिक हो गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो गया है, उस सिचुएशन में सॉल्वेंट का मूवमेंट उल्टा हो गया है। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि सॉल्यूशन से कहाँ जा रहा है, सॉल्वेंट की तरफ। तो यही तो है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होता है, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इस फिगर के हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर अप्लाई किया, सॉल्वेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो एक तरह से ये हमारा क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। और यहाँ सॉल्वेंट आ रहा है, यहाँ जैसे हाइट क्रॉस करेगा इसको तो क्या होगा, उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ मान लीजिए अगर इसमें फ्रेश वाटर है तो हम लोग फ्रेश वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। आप जानते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा यूज है। इसका यूज करके सबसे ज़्यादा यूज है किसमें, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। उसमें क्या होता है कि पानी जो होता है पीने योग्य नहीं होता है, जो सी वाटर है उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, बहुत नमकीन होता है। उस सिचुएशन में उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के हेल्प से पीने योग्य बना दिया जाता है, क्योंकि जो भी सॉल्ट होता है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करके हम लोग जो सी वाटर है उसको पीने योग्य बना सकते हैं। तो इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा इसमें यूज किया जाता है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, अगर पूछ ले कोई कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या यूज है तो उसमें लिखिएगा डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। और दूसरी चीज़ देखिए, अब तो रिवर्स ऑस्मोसिस शॉर्ट में देखेंगे तो क्या है, आरओ। सबके घर में आरओ लगा हुआ है। आरओ क्या है, एक तरह से उसमें कौन सा प्रोसेस वर्क होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें कहते हैं ना हम लोग कि जो इम्प्योरिटी होता है, जो सॉलिड होता है, उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, उसको वाटर से सेपरेट कर देते हैं। इस तरह से उसकी प्यूरिटी बढ़ जाती है, वाटर की प्यूरिटी बढ़ जाती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करके हम लोग सी वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं। तो इस तरह से पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ऑस्मोसिस, आज हम लोग इसको डिटेल में देख लिए रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। आप समझ भी लिए होंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए आप, क्या है, 300 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर। सॉल्यूट की जगह यहाँ पॉलीमर दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया है, इज फाउंड टू बी इतना, ये बार दिया है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर, पॉलीमर का मोलर मास फाइंड करना आपको, निकालना है। तो क्या रिलेशन था हम लोग का, देखे थे, पाई भी इक्वल टू एन आर टी, पाई भी इक्वल टू एन आर टी। चूंकि यहाँ मास दिया है, मोलर मास पूछ रहा है, तो उस फॉर्म में लिख लीजिए आप। तो पाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास, अगर सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलीमर को, अपॉन उसका मोलर मास, और ये हो जाएगा आर टी। तो ये मोलर मास निकालना है, बी हमारा पॉलीमर है, बी पॉलीमर है। सॉल्वेंट को जनरली ये से मानते हैं, सॉलिड बी से हो गया। तो मोलर मास फाइंड करना है, तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल टू हो जाएगा
WBRT अपॉन पाई भी। बाकी तो वैल्यू आप जान रहे हैं। WB दिया है यहाँ, WB का वैल्यू दिया है 1.26 ग्राम। T दिया है टेम्परेचर 300 केल्विन। R का वैल्यू अगर ध्यान दीजिए, अगर बार में दिया है तो इसका वैल्यू बार में ले लीजिए। R का 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, बार लीटर पर केल्विन पर मोल। और V कितना दिया है? V दिया है आपको 300, V का वैल्यू दिया है 300 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब ml, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ml, यानी 300 ml। अगर लीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर दीजिए 0.3 लीटर, क्योंकि वैल्यू लीटर में है R का, तो इसको भी वॉल्यूम भी हम लोग लीटर में लेंगे। सभी वैल्यू को पुट कर लीजिए तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB की जगह यहाँ 1.6, और एक चीज देखिए पाई भी दिया है बार, इसको भी लिख दे रहे हैं 1.26 इंटू 10⁻³ बार। चूंकि ये बार में है इसीलिए बार में लिए हैं। अब कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बार को अगर ATM में कन्वर्ट कर लेंगे तो R की वैल्यू किस में ले लेंगे? ATM में ले लेंगे। ये तो यूनिट कन्वर्जन तो जानते हैं आप। 1.26 हो गया, R की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 0.083, T कितना है टेम्परेचर केल्विन में 300 केल्विन, अपॉन पाई की वैल्यू 1.26 इंटू 10⁻³ और भी कितना है हमारा 0.3 लीटर। तो मोलर मास का यूनिट क्या होगा? ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगा आपको, कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर के हेल्प से। इसकी वैल्यू आएगा आपको 83,000 ग्राम पर मोल। देखिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है? 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विथ 0.877% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। कह रहा है केन शुगर और यूरिया का दिया है, दोनों का अपना परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया है सोल्यूशन का, और दोनों आइसोटोनिक है। क्या कैलकुलेट करना? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर इज 342 दिया है। मॉलिक्यूलर मास दिया है केन शुगर का, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए पिछला क्लास में हम डिस्कस किए थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन गिवन है और दोनों क्या है? आइसोटोनिक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? मान लीजिए हम इनके बीच में अगर एक का पाई1 है एस्मोटिक प्रेशर, तो पाई1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई2। एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 से हम लोग शुगर है, शुगर को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुगर को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यूरिया को 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किसका हो गया? शुगर का हो गया, ये यूरिया का हो गया। दोनों आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों का आइसोटोनिक होने के चलते ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा। और सेम टेम्परेचर पर देखिए तो पाई1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? C1RT इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2RT। ध्यान दीजिएगा ये शुगर के लिए है, ये यूरिया के लिए, कंफ्यूजन ना हो, इसे यहाँ लिख दे रहे हैं हम शुगर के लिए और एक इसके लिए यूरिया के लिए। तो क्या हो जाएगा? RT तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2। क्या लिखेंगे यहाँ? C1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये तो शुगर का है, C1 यानी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2। N1 क्या है? मोल है शुगर का, उसको कैसे लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास,
V1, ये ध्यान दीजिएगा शुगर के लिए है, और ये क्या हो जाएगा W2/M2, ये V2 हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये यूरिया के लिए। क्या फाइंड करना है, यूरिया का मोलर मास फाइंड करना आपको। यूरिया तो M2 = क्या लिखेंगे हम, ये सिर्फ समझने के लिए है, यहाँ इसका ये मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये फाइंड करना हमको, कैसे निकलेगा, तो M2 क्या हो जाएगा, इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा दोनों, तो M2 हो जाएगा आपको W2/M1 V1 अपॉन W1 और V2, W1 और V2, और बाकी जो वैल्यू दिया है वो उसको हम लोग पुट कर लेते हैं। मान लीजिए 5% अगर 100 ग्राम एज्यूम कर ले रहे हैं सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन का वॉल्यूम एज्यूम कर रहे हैं 100 ml, तो उसमें कितना हो जाएगा केन शुगर 5 ग्राम, क्योंकि 5% का मतलब क्या, अगर हम 100 ml एज्यूम कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो उसमें शुगर कितना हो जाएगा केन शुगर 5 ग्राम। तो देखिए वैल्यू पुट करिए आप, M2, W2 क्या है, किसका है, यूरिया का। यूरिया का दिया है परसेंटेज 0.877। M1 किसका मोलर मास है, M1 मोलर मास है शुगर का, ये दिया है प्रॉब्लम में 342, और वॉल्यूम कितना है 100 ml, 5% माने उसके अकॉर्डिंग 100 ml में 5% का मतलब क्या है, अगर हम 100 ml एज्यूम करते हैं उसमें 5 ग्राम है, तो 100 ml दोनों को 100 ml एज्यूम किए, और लीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 ml का मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 लीटर। ये कितना हो जाएगा W1, शुगर दिया है 5% यानी 5 ग्राम, और V2 कितना है, ये भी 0.1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 0.1। M2 की वैल्यू आएगा आपको, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा डाटा, M2 की वैल्यू हम बता देते हैं आपको, ये है 59.987, 59.987 ये M2 का वैल्यू, यानी ये किसका मोलर मास आ गया, ये आ गया आपको मोलर मास ऑफ यूरिया। आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए और समझिए भी। देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। 2 solution of glucose have osmotic pressure 1.5 and 2.5 atm respectively. 1 liter of the first solution is mixed with 2 liter per second solution. The osmotic pressure of the resultant solution will be. देखिए यहाँ 2 solution ग्लूकोज का दिया है और दोनों का अलग अलग osmotic pressure भी दिया है, और साथ ही दोनों सॉल्यूशन का क्या दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। देखिए 2 solution ग्लूकोज का, एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 atm और उसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है। दूसरा सॉल्यूशन कितना है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 atm है और उसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, उसका वॉल्यूम 2 लीटर है। और दोनों सॉल्यूशन को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है। और पूछ रहा है आपसे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बनेगा, दोनों को मिक्सिंग करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। देखिए एक सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। मान लीजिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है π1 और वॉल्यूम कितना है V1। दूसरे सॉल्यूशन का कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर π2 मान लेते हैं और वॉल्यूम कितना है उसका V2। मिक्स कर दिए हैं दोनों को, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम मान लेते हैं πr, और वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ वॉल्यूम मिक्सिंग में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन को जिसको मिक्स किए हैं उसके वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ये πr क्या है आपका रिजल्टेंट
सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसी को फाइंड करना है। तो पाई आर इक्वल टू सिंपल है, पाई आर इक्वल टू हो जाएगा पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ध्यान देंगे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं और जगह भी। कहाँ अप्लाई करना है? अगर टू सॉल्यूशन, सेम सब्सटेंस का टू सॉल्यूशन जिसको मिक्स किया जा रहा है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। और भी होगा, मान लीजिए 3 होगा तो क्या कर लेंगे, 3 सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है तो पाई 3 V3 कर लेंगे, ऐसे चलता रहेगा। इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर लेंगे। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना है देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 और इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, प्लस दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 और वॉल्यूम कितना है उसका 2 लीटर, और दोनों का वॉल्यूम का ऐड कर दीजिए, दोनों को वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1.5, 1 मिनट 1 लीटर और प्लस 2 लीटर 3 लीटर, टोटल 3 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये 1.5 प्लस ये हो जाएगा 5 अपॉन 3, तो पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5 अपॉन 3। वैल्यू किसके करीब आएगा, कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए आप। ये वैल्यू आएगा 2.16 ATM, 2.16 ATM, क्योंकि प्रेशर किस में दिया था, एटीएम में दिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसी फॉर्म में हम लिखे हैं। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका कितना आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा 2.16 ATM। इसमें से हम लोग टिक कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन डी सही है। तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए इस बार इस प्रॉब्लम में क्या है, इसमें क्या 80 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया आर डिजॉल्व इन 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें क्या डिजॉल्व किया गया, 18 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व किया गया। पूछ रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिफरेंट सब्सटेंस है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, सेम सब्सटेंस, उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई किए थे, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 इक्वल टू पाई आर इंटू V1 प्लस V2, उसे निकाले थे, सॉल्व किए थे। यहाँ लेकिन क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस को, डिफरेंट सब्सटेंस है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे और दोनों का मोल ऐड कर लेंगे तो टोटल मोल हो जाएगा सॉल्यूशन का। और सिंपल फार्मूला हम लोग जानते हैं, पाई भी इक्वल टू क्या होता है, पाई भी इक्वल टू NRT, तो दोनों का मोल निकाल लेंगे तो हो जाएगा काम। तो क्या हो जाएगा, पाई भी इक्वल टू, मान लीजिए टोटल मोल क्या है, दोनों के सम के इक्वल होगा, N1 प्लस N2 इक्वल टू RT। N1 एज्यूम कर लेते हैं किसी को, ग्लूकोज को मान लीजिए 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यूरिया को हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो जाएगा फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए पाई भी, सब कुछ तो दिया है यहाँ, 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन है, पाई फाइंड करना है, पाई भी, मोल को हम लोग चेंज कर लेते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी हो जाएगा गिवन मास उसका, किसका, यूरिया का, मोलर मास RT, पाई फाइंड करना हमको, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, मास कितना है, ग्लूकोज का मास है 18 ग्राम और मोलर मास होता है ग्लूकोज का 180, प्लस ये यूरिया का है मास, यूरिया का मास कितना है 6 ग्राम और मोलर मास 60 होता है यूरिया का, आप जानते हैं, आप निकाल भी सकते हैं। देखिए ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6, काउंट करिएगा, टोटल ऐड कर लीजिएगा, एटॉमिक मास, तो ये 180 होता है ग्राम पर मोल, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, काउंट कर लीजिए 60 ग्राम पर मोल।
ये लीटर में रखे हैं तो ध्यान दीजिए, आर की वैल्यू हम लोग एटीएम लीटर में रखेंगे तो आर की वैल्यू एटीएम लीटर में क्या होता है 0.0821 एटीएम लीटर में। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन में कितना होगा 20, इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग 223 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा टोटल 300 केल्विन में। टेम्परेचर एक केल्विन में हो गया तो पाई की वैल्यू आ जाएगा आपका। पाई की वैल्यू किस में आएगा, एटीएम में आएगा, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू हम लोग जो रखे हैं वो क्या है 0.081 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। तो बाकी तो सब कटेगा, पाई किस में आएगा, इसका वैल्यू एटीएम में आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा टोटल रिजल्ट, पाई इक्वल टू जो होगा ये वैल्यू आएगा आपका 4.926 एटीएम, 4.926 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें कौन होगा 4.92 से, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। सबसे पहले आप जब भी हम क्वेश्चन देते हैं अपने से अटेम्प्ट करिए, बाद में सॉल्यूशन देखिए, अगर नहीं बनता है तब सॉल्यूशन देखिए। तो अपने से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने से अटेम्प्ट करके और जो भी ऑप्शन है उसको टिक करिए और फिर देखिए क्या सही है कि गलत है। आप सॉल्यूशन से अपना मैच करा सकते हैं रिजल्ट। तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन हो चुका है हम लोगों का। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम नोट डाउन किए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़ेंगे और उसको एक एक करके करिएगा दोनों क्वेश्चन अच्छे ढंग से, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप इसको नोट करिएगा, कमेंट करिएगा, जरूर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वन टॉप फैक्टर के बारे में। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग ऐसा सॉलिड देख रहे थे जो नॉन वोलाटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी उसका सॉल्यूशन में सॉलिड का सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए ना तो एसोसिएशन। ऐसा हम लोग एज्यूम मान कर चल रहे थे, एज्यूम कर रहे थे कि सॉलिड का ना तो डिसोसिएशन हो ना तो एसोसिएशन हो। उस सिचुएशन में हम लोग कॉलिगेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाता है, या तो उसका डिसोसिएशन हो जाता है या तो उसका एसोसिएशन हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग फिर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए फिर वन टॉप ने एक फैक्टर यूज किया है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं अपने वीडियो लेक्चर को यहाँ क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।